नमस्कार सबको, संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप शब्दार्थ पढ़ना ना भूलें और इन्हें अवश्य पढ़ें। अभ्यास में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में शुद्ध कथन से समक्षम आम। अगर शुद्ध कथन है, कहना सही है तो आम लिखिए। अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत, और कहना अगर गलत है, अशुद्ध है तो उसके सामने न लिखिए। सामने जो बॉक्स बने हुए हैं, आपके सामने पुस्तक होगी तो पुस्तक के सामने देख करके आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, उसी ढंग से हमें आम और न लिखना है। का अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण हैं। आम 3 ही है। आम हमें ध्वजे हरितवर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग शांति का प्रतीक है ना। ये बॉक्स के अंदर है सारे शब्द। अब ग में ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केशर वर्ण है, केसरिया रंग है, वह शक्ति का और शौर्य का सूचक है। आम अब हम घ में देखते हैं क्या है प्रश्न। घ में चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 30 डंडियां हैं। गलत है, 30 नहीं है, 24 हैं। और अंगा में चक्रम प्रगति द्योतकम। जो चक्र है, अशोक चक्र है, वो प्रगति का द्योतक है, प्रगति का सूचक है। यह आम लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रथम प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। प्रथम प्रश्न में क में आम, ख में ना, ग में आम, घ में ना और अंगा में आम। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न होगा। फिर हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, किताब में है, आप देखेंगे। विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखिए। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनकी विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है पदानी। पदानी, पदानी क्या क्या है? एक तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है त्रयाणाम, ये तो लिखा हुआ है। उससे नीचे लिखते हैं हम समृद्धि। समृद्धि वर्णानाम अब यहाँ पे विभक्ति लिखते हैं हम। विभक्ति, फिर आगे वचनम। ऐसा भी कर सकते हैं, हम कॉलम बना सकते हैं। और समृद्धि, समृद्धि में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति और एक वचनम।
षष्ठी विभक्ति एकवचनम। अब वर्णानाम में भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन बहुवचनम है। बहुवचनम। उत्साहस्य, उत्साहस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एकवचनम। एकवचनम है। नागरिकै, नागरिकै यह तृतीया विभक्ति है। नागरिकै तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति यह बहुवचन है। एकवचनम बहुवचनम, एकवचनम बहुवचनम। इस तरह से ये 4 शब्द यहाँ पे लिखे गए। समृद्धि षष्ठी एकवचनम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी एकवचनम, नागरिकी तृतीया बहुवचनम। और 3 शब्द और हैं हमारे पास। सात्विकताया, सात्विकताया, सात्विकताया ये है पंचमी षष्ठी, ये दोनों विभक्तियां होती हैं। और एकवचनम है। सात्विकताया एकवचनम है। फिर प्राणानाम, जहाँ पे नाम आता है वह षष्ठी विभक्ति होती है, बहुवचन होता है। षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। और सभायाम, सभायाम सप्तमी विभक्ति है और एकवचनम है। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द में उत्तरत। अब क्या है प्रश्न? अस्माकं ध्वजि कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं। यहाँ पर आप कति, कति का मतलब कितने, उसको रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे त्रयः। त्रयः अस्माकं ध्वजि त्रयः वर्णाः सन्ति। अगर हम पूरे वाक्य में लिखेंगे तो कति की जगह त्रय लिख देंगे, और अकेले उत्तर लिखना है एक पदेन तो केवल त्रयः लिखेंगे। फिर ख, त्रिवर्ण ध्वजि, त्रिवर्णी ध्वजि शक्त्या सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक, शक्ति का प्रतीक कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पे कह को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे केसर वर्ण। केसर वर्ण शक्ति का सूचक है।
फिर ग, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र है वह किसका परिचायक है, किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है। तो कस्य को हम रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे प्रगति। प्रगति का मतलब प्रगति का द्योतक, यह इसमें षष्ठी विभक्ति लग जाती है तो प्रगति का प्रगति बन जाता है, तो उसका अर्थ होता है प्रगति का। अब घ में हम देखेंगे प्रश्न, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है इसका, तो कस्य को हम रेखांकित करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे, एक पदीन लिखना है, राष्ट्र गौरवस्य। राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र का गौरव का आभास हमें होता है। त्रिवर्ण ध्वज राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इस तरह से यह 3 नंबर प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है एक वाक्य न उत्तरता। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देने के लिए भी हम उस प्रश्न, वाक्य के अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह अगर हम उत्तरवाचक शब्द लिख देंगे और आगे पीछे का पूरा वही पंक्ति उतारेंगे तो हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। आसानी से हम इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही शब्द याद करना है और परीक्षा में हम इस तरह से सफल हो सकते हैं। अस्माकम ध्वज से इसमें का देखते हैं। अस्माकम ध्वज से श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का जो केसर व श्वेत वर्ण है, हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है, कस्य सूचकः अस्ति, किसका सूचक है, सफेद वर्ण किसका सूचक है। कस्य को हम रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे शांति। अब उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है तो कैसे देंगे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शांति सूचकः अस्ति। केवल शांति याद करने से हमें पूरा वाक्य याद हो जाएगा। फिर ख में अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो कुत्र को हम रेखांकित करेंगे और कुत्र की जगह लिखेंगे सारनाथे। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अब पूरा उत्तर कैसे बनेगा, अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। तो एक शब्द को याद करने पर हमारा पूर्ण वाक्य बन गया। अब ग में देखेंगे हम क्या है। ग में त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज, इसका उत्तोलनम, उत्तोलनम का मतलब उठाना, फहराना कब होता है, तो कदा। कदा प्रश्नवाचक है, इसको हम रेखांकित करेंगे और उसकी जगह, कदा की जगह लिखेंगे स्वतंत्रता दिवसी। स्वतंत्रता दिवसी गणतंत्र दिवसी च। गणतंत्र दिवसी च। स्वतंत्रता दिवसी गणतंत्र दिवसी च। पूर्ण वाक्य, स्वतंत्रता त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसी गणतंत्र दिवसी च भवति। इस तरह से आसान तरीके से उत्तर मिलेगा। अब घ में अशोक चक्र कति अराह संति। अशोक चक्र में कितने अरा, माने वो सरिया, छोटी छोटी सरिया ऐसे वह सब हैं। तो
कति को रेखांकित करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे चतुर्विंशति। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब 24 होता है। तो अशोक चक्र में 24 अरे हैं, वह छोटी 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 डंडियां हैं, उसी के बारे में बताया गया है। अब इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे के जो वाक्य हैं उन वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित शब्दों को के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। अब देखिए का में क्या है रेखांकित, क्या पूछा गया है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्, हमारा त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी हो। तो रेखांकित किसमें है, त्रिवर्ण ध्वज। तो त्रिवर्ण ध्वज की जगह में प्रश्नवाचक क्या आएगा, कः। कः, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, रेखांकित को हटाएंगे, कः लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। ख, ख में स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् अपने धर्म से, प्रमादम प्रमाद लापरवाही, अपने धर्म से लापरवाही, वयम न कुर्याम हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने धर्म के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे। तो प्रमादम यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी जगह प्रश्नवाचक लिखेंगे किम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हम क्या नहीं करेंगे। उसके बाद ग को ध्यान देंगे, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धि सत्फलम, एतत् सर्वम यह सब, अस्माकं नेतॄणां हमारे जो नेता लोग हैं उनकी सद्बुद्धि का सत्फल है, सद्बुद्धि का सत्फल हमें मिला है। तो सद्बुद्धि इसको रेखांकित किया गया है, इसकी जगह हम लिखेंगे कस्याः, क्योंकि हमें प्रश्न बनाना है तो इसको कस्याः। तो इस तरह से प्रश्न बन रहा है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। अब घ में शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, शत्रु के समक्ष विजय सुनिश्चित हो, ये दिया हुआ है। शत्रुणाम को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह हम लिखेंगे केशाम। तो इस तरह से हमारा यह पांचवा प्रश्न भी समाप्त हुआ, प्रश्न निर्माण वाला। अब छठा प्रश्न हमारा है, हमारा छठा प्रश्न है, उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखिए और समुचितै पदै यानी कि उचित शब्द लेकर, सटीक शब्द लेकर के रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरिए। यहाँ पे दिया हुआ है शब्दाः, विभक्ति, वचनम, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानानि पूरयत यानी खाली जगह भरिए। अब देखिए यहाँ पे शब्दाः, फिर विभक्ति,
शब्दाह के बाद यहाँ विभक्ति है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं हम, क्योंकि शब्द थोड़े से लंबे हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्दाः, यहाँ पे हम शब्द लिखते हैं, और जो यहाँ पे दिया हुआ है वो नहीं लिखेंगे। जैसे यथा में दिया हुआ है पट्टिका, षष्ठी, पट्टिका का षष्ठी विभक्ति में लिखना है, पट्टिकाया, पट्टिकायु, पट्टिका नाम दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे अग्निशिखा, अग्निशिखा। अग्निशिखा ये शब्द दिया हुआ है, लिखना है हमें यहाँ पर विभक्ति। विभक्ति कौन सी बता रहा है? सप्तमी में लिखना है हमें, सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो बन रहा है अग्निशिखायाम, इसी में दिया हुआ है अग्निशिखायाम। फिर अग्निशिखयो, इसमें कॉलम बनाते हैं पहले। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये कॉलम छोटे पड़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। जरा देखिए, सप्तमी, अब अग्निशिखा, अग्निशिखा का एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन में अग्निशिखयो, अग्नि अग्निशिखयो, ये लगातार है। और उसके बाद अग्निशिखासु, अग्नि, ये शब्द दो दिख रहे हैं लेकिन लगातार हैं। उसके बाद अगला शब्द आ रहा है सभा, सभा। सभा को बताया गया चतुर्थी में, यानी कि चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन सभायै, एक वचन में सभायै आएगा, और द्विवचन में सभाभ्याम दिया हुआ है, और बहुवचन में सभाभ्य, सभाभ्य, इस तरह से लिखेंगे। अब अहिंसा शब्द है, अहिंसा, अहिंसा शब्द है, इसको लिखना है द्वितीय विभक्ति में। अहिंसा को द्वितीय विभक्ति में लिखना है। द्वितीय विभक्ति में आएगा ये अहिंसाम, अहिंसाम। फिर अहिंसी, अहिंसी। फिर बहुवचन में आएगा अहिंसा, अहिंसा। इस तरह से ये शब्द लिखे गए हैं, अग्निशिखा, सभा, अहिंसा। उसके बाद सफलता शब्द है,
साथ साथ नोट करते रहेंगे, आप लोग देखेंगे अच्छी तरह से। अब सफलता, सफलता शब्द है, असफलता शब्द है। विभक्ति पंचमी पूछी गई है, पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में सफलता का बनता है सफलताया, एक वचन में सफलताया, ये एक वचन में बना, और द्विवचन में दिया हुआ है वहां पर, और बहुवचन में सफलताभ्य, सफलताभ्य। सफलताभ्य, इसमें विसर्ग भी आना है, तो ताभ्य या हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, सफलताभ्य। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये सब। और उसके बाद अंतिम है सूचिका। सूचिका, सूचिका को हमें तृतीया विभक्ति में लेना है। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति में सूचिकया, ये दिया हुआ है, फिर भी लिख दे रहा हूं, ये भी दिया हुआ है, सूचिकया। उसके बाद सूचिकाभ्याम, द्विवचन में सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्याम, फिर सूचिकाभ्य। इस प्रकार से ये एक ही है, सूचिकाभ्य है। इस तरह से ये हमारा छठा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम सातवां और अंतिम प्रश्न की ओर हैं। इसमें हमारा सातवां प्रश्न ही अंतिम प्रश्न है। अब सातवां प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, सही मिलान करके लिखिए। समुचित मेलनम, समुचित मेलनम कृत्वा, सही मिलान करके जोड़े बना के लिखिए। अब देखिए किस किस के जोड़े बनाने हैं। क, एक तरफ क है और उसमें दिया है केसर वर्ण, केसर वर्ण। अब इधर ख है, ख है, केसर वर्ण के सामने कौन सा आएगा जोड़ा? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। फिर आया हरित वर्ण, हरा रंग हरित वर्ण, यह हरित वर्ण सुषमाया, सुषमाया उर्वरताया, उर्वरताया च सूचकः।
उसके बाद अशोक चक्रम, अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, त्रिवर्णध्वजः, त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य, राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अब अंत में त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम्, अब यहाँ पे आएगा त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम्, त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम्, त्रिवर्णध्वज को कब स्वीकार किया गया वह लिखना है। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी कि 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को स्वीकार किया गया, इस ध्वज के रूप में, इस रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से बच्चों यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको जो दिक्कत आएगी वह कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले आपको कहाँ पर क्या परेशानी हो रही है, मैं उसका जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।